नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए देखते हैं क्या है आज खास कार्यक्रम में। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने वन धन विकास योजना पर जोर दिया और आदिवासियों के लिए इसे वरदान बताया। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में गेहूं की 11.81% अधिक खरीद की गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की संयुक्त रूप से समीक्षा की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण फूड के तहत 198.79 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। भारत ने नए देशों तक आम के निर्यात का विस्तार किया। जीआई प्रमाणित फजली आम बहरीन भेजा गया। और आइए अब समाचार देखते हैं विस्तार से। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा दिल्ली में सौर ऊर्जा से संचालित हो रही सब्जियों की खेती को देखने के लिए दिल्ली सरकार के अधिकारी एवं नेफेड के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह पहुंचे। इस दौरान क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं। सोलर प्लांट लगाया है, इसके लिए मैं सबसे बड़ा आभारी हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का और नाबार्ड का भी, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से 100% उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। और एक ही एग्जाम्पल के रूप में लगाया है ताकि फार्मर्स इससे देख करके अपने खेतों में अपनी कंजम्पशन के हिसाब से और इसी तरह का सोलर सिस्टम वगैरह लगा पाएँ। तो ये तो एक एग्जाम्पल क्रिएट की है दिल्ली गवर्नमेंट ने और नाबार्ड ने और हमारे केवीके सेंटर के माध्यम से, क्योंकि किसानों के बीच में है सेंटर। तो बेसिक पर्पस तो इसका ये है और इससे किसानों को ये है कि बिजली की कॉस्ट आधी भी नहीं देनी पड़ती। जो बिजली कई बार लाइन कट जाती है, कई हफ्ते बिजली नहीं उनके ट्यूबवेल चल पाते, उससे उसका छुटकारा मिल जाएगा उनको, उनकी फसल खराब नहीं होंगी। ये तो वो खुद पैदा करें और उसको आपको मिलेगी उनके माध्यम से, उसकी सेपरेट लाइन होगी। तो इसलिए सीधा फार्मर्स के बेनिफिट के लिए ये किया गया है। हम लोग दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड दिल्ली और नाबार्ड के माध्यम से 110 किलोवाट का सोलर फार्म डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में स्थापित किया। इसका कमीशनिंग 12 फरवरी 2021 को बीएससीएस पावर ग्रिड से हुआ और इसका जो पावर जनरेशन हो रहा है वह नेफेड एनएचआरडीएफ कृषि विज्ञान केंद्र को 70-20:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस सोलर पावर जो डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट लगा है, इसके नीचे हम लोगों ने क्रॉप ग्रो किए हुए हैं। दिल्ली सरकार के जो हायर ऑफिसर है उनका सोचना है कि जो दिल्ली में ग्रीन बेल्ट है, अगर ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह योजना सक्सेस होती है तो जो ग्रीन बेल्ट के ऊपर भी इस तरह के पावर प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। और उसी का तहत जो हम लोगों ने यहाँ पे ओकरा लगाया था, जो पूसा भिंडी 5 है, उसका हम लोगों ने ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड उत्पादित किया है। और उसके अलावा जो पैनल के नीचे जो 3 पैनल हैं, उसके नीचे हम लोगों ने कुकुरबीट से, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, इसमें हम लोगों ने नीचे पालक लगाए थे। पालक लगभग उतने एरिया से लगभग 100 केजी हम लोगों ने हार्वेस्ट किया है। और गर्मी के दिन में मार्केट में रेट भी उसका काफ़ी अच्छा मिला हमको, लगभग 30 से 40 रुपये प्रति केजी। और हम लोगों ने बीटर गार्ड, जिसको हम लोग करेला बोलते हैं, वह भी लगाया। दूसरे पिलर पर हमने स्पॉन्ज गार्ड लगाया, जिसको हम लोग तोरई बोलते हैं। और उसके नीचे हमने धनिया लगा रखा है। तीसरे पे हमने बोटर गार्ड लगा रखा है, जिसको यहाँ पे लोग घिया बोलते हैं, लौकी भी बोलते हैं, तो लगा रखा था। इस तरह से हमारे कहने का मतलब है कि 27 बेड में 17 बेड ओपन फील्ड में हैं, 10 बेड सोलर पावर के अधीन आता है, जिसमें उनका जो छाया आता है, छाया से मॉइस्चर भी लगभग हम 25 से 30% सेव कर रहे हैं। और उसमें हम ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से विथ प्लास्टिक मल्च पे हम उनको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल ने जो उन्होंने असेसमेंट किया, उससे कहा कि ये पायलट प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेस है और इसको सक्सेस किया जा सकता है और साइंटिफिक रूप में हमें डाटा इसको जनरेट करना है। और दिल्ली के किसान, स्पेशली जो साउथ वेस्ट दिल्ली है, नॉर्थ दिल्ली है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली जो हैं,
उनके जो किसान हैं उनको ला के दिखाना, ताकि उनको मोटिवेशन मिले, एक प्रकार का प्रेरणा मिले और वो अपने खेतों पे भी लगाने के लिए तैयार हों। तो आज के मीटिंग में ही हमको निर्देश मिला और आपको बताना चाहूँगा कि वाटर हार्वेस्टिंग पॉइंट भी हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं और वाटर हार्वेस्टिंग पॉइंट के लिए भारत सरकार से हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिला हुआ है। इस तरह से हम लोग इसको करने जा रहे हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइफेड द्वारा आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की। ट्राइफेड मुख्यालयों पर हुई समीक्षा बैठक में जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह और श्री विश्वेश्वर टुडू भी उपस्थित रहे। मंत्रियों के द्वारा ट्राइफेड के संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन के तहत विभिन्न गतिविधियों और पहलों की समीक्षा की गई। पिछले 2 साल में न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए लघु वन उपज के विपणन के लिए तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास से आदिवासियों की स्थिति व्यापक स्तर पर प्रभावित हुई है। एमएफपी के लिए एमएसपी के तहत राज्यों ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 821 करोड़ 48 लाख रुपए सहित पिछले 2 साल में भारत सरकार के 321 करोड़ 2 लाख रुपए और राज्य कोषों के 1520 करोड़ 72 लाख रुपए का इस्तेमाल करते हुए कुल 1841 करोड़ 74 लाख रुपए की खरीद की है। आदिवासी संग्रहकर्ताओं को अपनी उपज के लिए उचित व लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से ज्यादा मूल्य पर बाजार खरीद बढ़ाने में मदद मिली है। 9 राज्यों को कवर करते हुए लगभग 1 लाख आदिवासी परिवारों को प्रभावित करने वाली 10 लघु वन उपज के साथ 2013-14 शुरू हुई। इस योजना का विस्तार अब 22 राज्यों व 87 एमएफपी उत्पादों तक हो चुका है, जिसका लाभ 25 लाख परिवारों को मिल रहा है। 2020-21 में कुल खरीद 1870 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जबकि 2014-15 में ये 30 करोड़ रुपए के स्तर पर थी। निजी व्यापारियों द्वारा खरीद मूल्य में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वन धन को आदिवासी संग्रहकर्ताओं के माध्यम से वन और अन्य आदिवासी उत्पादों के मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग, पैकिंग और विपणन के लिए ट्राइबल स्टार्टअप्स के रूप में पेश किया गया था। ट्राइफेड के मुताबिक वन धन योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों में 50,000 वीडीवीके के संकल्प पत्र लक्ष्य की तुलना में 37,872 वीडीवीके की स्थापना को स्वीकृति दी जा चुकी है, जो 2,274 वीडीवीके क्लस्टर में शामिल है। 6,76,000 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। लगभग 1,200 वीडीवीके क्लस्टर परिचालन में है। 10 लाख आदिवासी उद्यमियों को मिलाकर 50,000 वीडीवीके की स्थापना लक्ष्य 30 जुलाई 2021 तक पूरा किया जाना है। खुदरा विपणन के तहत अभी तक कुल 140 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट खोले जा चुके हैं, जिनकी कुल बिक्री 55 करोड़ 43 लाख रुपए रही है। वन धन केंद्रों के लाभार्थियों द्वारा उपजाए जा रहे विभिन्न वन उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए जल्द ही जगदलपुर और रायगढ़ में 2 ट्राई फूड परियोजनाएं स्थापित की जा रही है। प्रत्येक मेगा फूड पार्क में व्यावसायिक रूप से प्रबंधित विनिर्माण और उत्पादन हब के रूप में मूल्य संवर्धन, विपणन, पैकेजिंग और ब्रांडिंग परिचालन को बढ़ाया जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से 10,000 से ज्यादा आदिवासी परिवारों को आजीविका मिलेगी। ये परियोजनाएं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से स्थापित की जा रही है। वर्तमान विपणन सीजन रबी की अगर बात की जाए तो 2021 और 22 में अधिकांश गेहूं खरीद वाले राज्यों में समाप्त हो गया है और अब तक 433.32 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जो अब तक की उच्चतम मानी जा रही है, क्योंकि ये पिछले उच्च स्तर 389.92 लाख मैट्रिक टन यानी आरएमएस 2020 और 21 से अधिक हो चुका है और ये पिछले वर्ष 387.53 लाख मैट्रिक टन की खरीद के मुकाबले अधिक रही। आइए इस बारे में और जानकारी लेते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले वर्ष 387,53,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की तुलना में इस वर्ष अब तक 433,32,000 मैट्रिक टन की खरीद की गई है। गेहूं की मौजूदा खरीद प्रक्रिया से लगभग 49,16,000 किसान लाभान्वित हुए। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 14.30% अधिक धान की खरीद की गई। मौजूदा रबी विपणन सीजन और खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 867,06,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई।
85,581 करोड़ 2 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य के साथ चल रहे आरएमएस खरीद कार्यों से लगभग 49,16,000 किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। 867.06 एलएमटी धान, 707.59 एलएमटी और रबी फसल 159.47 एलएमटी की खरीद की जा चुकी है और ये खरीद पिछले वर्ष की सी खरीद 758.54 एलएमटी से अधिक हो गई है। मौजूदा खरीफ के विपणन सीजन के दौरान जारी खरीद कार्यों से लगभग 127,91,000 किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं, जिनका एमएसपी मूल्य 1,63,700 करोड़ 91 लाख रुपए है। धान की खरीद भी केएमएस 2019-20 में पिछले उच्च स्तर 773.45 एलएमटी को पार करते हुए अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 और रबी विपणन सीजन 2021 और ग्रीष्म सत्र 2021 की 108.42 एलएमटी दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 और रबी विपणन सीजन 2021 और ग्रीष्म सत्र 2021 के तहत मूंग, उड़द, अरहर, चना, मसूर, मूंगफली की फली, सूरजमुखी के बीज, सरसों के बीज और सोयाबीन की 10,07,334.82 मीट्रिक टन की खरीद की गई है, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,359 करोड़ 23 लाख रुपए है, जिससे 6,17,524 किसानों को लाभ हुआ है। 22,089 मीट्रिक टन ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद शामिल है, जो मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना के तहत मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है। इसी तरह फसल सीजन 2020-21 के दौरान कर्नाटक और तमिलनाडु में 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 52 करोड़ 40 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य वाले 5,089 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की गई है। 2021-22 के लिए तमिलनाडु से 51,000 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की मंजूरी दी गई है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही आत्मनिर्भर भारत में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की संयुक्त रूप से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने और वर्ष 2023 तक हर घर जल वाला राज्य बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। आइए देखते हैं इस बारे में और ज्यादा जानकारी इस खास रिपोर्ट में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की संयुक्त रूप से विधानसौधा बेंगलुरु में समीक्षा की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार हर घर जल लक्ष्य को हासिल करने में राज्य को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के हर घर में नल का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करना है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य हर ग्रामीण परिवार को नियमित एवं दीर्घ अवधि के आधार पर निर्धारित गुणवत्ता के जल को नल द्वारा आपूर्ति उपलब्ध कराने के कार्य की मासिक गहन समीक्षा करेगा। जल जीवन मिशन शुरू करने के समय कर्नाटक के कुल 91,19,000 घरों में से केवल 24,51,000 घरों में ही नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध थे। 22 महीनों में 5,62,000 घरों में पीने के पानी के कनेक्शन दिए गए। इसके परिणाम स्वरूप अब राज्य के गांवों में 30,14,000 घरों में नल से पानी की आपूर्ति हो रही है। 2022-23 में 17,93,000 घरों को नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने तथा 2023-24 में बकाया 19,93,000 घरों को नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय अनुदान के रूप में 5,008 करोड़ 79 लाख रुपए की मंजूरी दी, जो पिछले साल के केंद्रीय आवंटन की तुलना में 4 गुना अधिक है। 2020-21 के लिए नल आपूर्ति कार्य हेतु जल जीवन मिशन के तहत 10,401 करोड़ 88 लाख रुपए का कुल परिव्यय उपलब्ध हो गया है। वर्ष 2021-22 में कर्नाटक को 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान के रूप में ग्रामीण स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं को जल एवं स्वच्छता के लिए 1,426 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कर्नाटक ने स्कूलों, आश्रम शालाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल उपलब्ध कराने में अच्छा काम किया है। वर्तमान में 41,636 स्कूलों, 51,563 आंगनबाड़ी केंद्रों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मिशन का अनुसरण करते हुए मिशन का आदर्श वाक्य है कि कोई भी घर छूट न पाए और गाँव के हर घर को नल से जल आपूर्ति का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। भारत सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने का अब तक का सबसे लंबा कार्यक्रम चला रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने यानी जुलाई से नवंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है और PMGKY 4 के तहत 198.79 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। कोरोना महामारी के चलते देश के जरूरतमंद लोगों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। इस साल इस योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना से महाराष्ट्र बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है। राज्य के जरूरतमंदों के लिए ये योजना बड़ी राहत साबित हो रही है। मई और जून के आंकड़े बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में करीब 7 करोड़ लोग अब तक इस योजना के तहत मुफ्त राशन प्राप्त कर चुके हैं, जबकि गोवा जैसे छोटे राज्य में भी लाभार्थियों की संख्या 5,32,000 रही। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI इस योजना को लागू करने में सबसे आगे रहा है और उसने पहले ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार रखा हुआ है। FCI का कहना है कि बांटे गए राशन में 3,68,000 टन गेहूं और 2,57,000 टन चावल था। इस योजना के तहत महाराष्ट्र को 2 महीने की अवधि के लिए 7 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किया गया था। महाराष्ट्र और गोवा के सभी राजस्व जिलों में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2 लाख टन गेहूं और 1.5 लाख टन चावल की अतिरिक्त सहायता दी गई। निगम के अनुसार समय पर की गई कार्रवाई से खाद्यान्नों के आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में कोई रुकावट नहीं आई। जनता, मीडिया या राज्य प्रशासन की ओर से भी कोई शिकायत नहीं मिली।
निगम का कहना है कि खाद्यान्न भंडारों के संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग, कार्यालयों और डिपो में मास्क पहनने, हाथों की सफाई और परिसरों के बार स्वच्छता जैसे कोविड-19 के सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जरूरतमंद हर परिवार को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल करोड़ रुपए का वित्तीय प्रभाव पड़ता है। खाद्यान्नों का ये वितरण NFSA के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के लिए आवंटित नियमित मासिक खाद्यान्न से अलग है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने महामारी के समय गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सराहना की है। इसी के साथ ही आत्मनिर्भर भारत में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से प्राप्त GI प्रमाणित फजली नाम के आम की किस्म की एक खेप बहरीन निर्यात की गई है। इस बारे में और जानकारी लेते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में कोविड-19 महामारी की वजह से पैदा हुई ढुलाई संबंधी चुनौतियों के बावजूद इस सीजन में नए देशों तक आम के अपने निर्यात का विस्तार किया है। एक प्रमुख पहल जो कि देश के पूर्वी क्षेत्र से मध्य पूर्व के देशों में खासतौर पर आम निर्यात क्षमता को बढ़ावा देगा के रूप में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से प्राप्त जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन यानी GI टैग प्रमाणित फजली नाम के आम की किस्म की एक खेप आज बहरीन निर्यात की गई। फजली आम की खेप को एपिडा द्वारा पंजीकृत DM एंटरप्राइजेस कोलकाता द्वारा निर्यात और अल जजीरा समूह बहरीन द्वारा आयात किया गया। एपिडा गैर पारंपरिक क्षेत्रों और राज्यों से आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रहा है। वह आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खरीदारों और विक्रेताओं के बीच आभासी बैठकें और फेस्टिवल आयोजित करता रहा है। बहरीन को भेजी गई इस खेप का सौदा एपिडा द्वारा कतर के दोहा में आम से संबंधित प्रचार कार्यक्रम आयोजित करने के कुछ दिनों बाद हुआ। इस प्रचार कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के GI प्रमाणित किस्म सहित 9 किस्मों के आम आयातक फैमिली फूड सेंटर के स्टोर में प्रदर्शित किए गए थे। जून 2021 में बहरीन में एक सप्ताह तक चलने वाले भारतीय आम प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भारत में आम को फलों का राजा भी कहा जाता है और प्राचीन शास्त्रों में इसे कल्प वृक्ष यानी इच्छा पूरी करने वाला पेड़ कहा गया है। भारत के अधिकांश राज्यों में आम के बागान हैं, लेकिन इस फल के कुल उत्पादन में बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का है। अल्फांसो, केसर, तोतापरी और भागनपल्ली भारत से निर्यात की जाने वाली आम की प्रमुख किस्में हैं। आम का निर्यात मुख्य रूप से 3 रूपों ताजा आम का गुदा और आम का टुकड़ा के रूप में होता है। लगातार मॉनसून जो है देश भर में सक्रिय हो चला है। ऐसे में कृषि के लिए तो उसको फायदेमंद माना जाता है, लेकिन पशु की सेहत के लिए भी उतनी चुनौतियां लेकर आता है। ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पशुपालन के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। क्या है ये दिशा निर्देश, आइए देखते हैं।
बरसात के दौरान पशुओं को कई तरह की बीमारियां लगती है। इसके लिए टीकाकरण होता है। पशु चिकित्सकों ने डोर टू डोर टीकाकरण करने की सलाह दी है। साथ ही पशुपालकों से कहा गया है कि पशुओं को नियमित रूप से खनिज मिश्रण देते रहे। खासकर दुधारू पशुओं के लिए खनिज की मात्रा 50 से 60 किलो प्रतिदिन होनी चाहिए। देश कोरोना महामारी के संकट से भी जूझ रहा है। सरकार ने पशु, मुर्गियां या फिर उनके लिए दवाएं वगैरह खरीदने की अनुमति दे रखी है। खरीदारी करते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखें और साफ सफाई का भी ख्याल रखें। दूध निकालते समय, चारा देते समय या फिर पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह बांधते समय भी साफ सफाई बनाए रखें। कोई भी काम करने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोते रहे। जहां हरे चारे या सांद्र भोजन की कमी दिखाई दे रही है, वहां किसान गेहूं, मक्का, गेहूं की भूसी, सरसों की खली और नमक का इस्तेमाल करते हुए घर पर ही चारा तैयार कर सकते हैं। पशु बांधने की जगह के फर्श को फिनाइल से साफ करते रहे। तबेले को संक्रमण मुक्त करने के लिए रखें। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी पीने और चारे वाली नान को भी संक्रमण से बचाने के लिए कली का लेप कर ले। किसी भी रसायन का छिड़काव पशु के शरीर पर, उसके चारे पर या दूसरे भोजन पर ना करे। ये भी ध्यान रखें कि आपका पशु ज्यादा देर तक भूखा प्यासा ना रहे। इससे पशु कुपोषण का शिकार हो सकता है। जिन किसानों के पास स्मार्टफोन है, वो आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। ये भारत सरकार का ऐप है जो कोविड-19 की निगरानी रखता है और लगातार दिशा निर्देश जारी करता रहता है। तो आज के लिए हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारी लेकर। उसके साथ ही आपको बता दें, ये कार्यक्रम आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद ये कार्यक्रम, साथ ही इससे पहले प्रसारित जो कार्यक्रम है, वो आप कभी भी कहीं भी YouTube के माध्यम से देख सकेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।